वेलकम एवरीबॉडी। मैं सुरेश कुमार, मैथ अनुदेशक। आज आपको हीट एंड टेम्परेचर पार्ट 3 इसमें जो टॉपिक है वो आपको बताऊंगा, ऊष्मा और तापमान वाले चैप्टर पे। शुरू करते हैं। इसमें जो अपना टॉपिक रहता है उसका नाम है ठोस का प्रसार। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे हम? एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, ठोसों का या ठोस का प्रसार। सबसे पहली बात यह है कि हमें ये पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। एक बात मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने जो 2 पार्ट बताए हैं उसमें मैंने कम्प्लीटली ये चैप्टर बता दिया। इसमें 2 टॉपिक रहते हैं, वो मैं इसमें क्लियर करवाऊंगा। तो ठोस का प्रसार की परिभाषा क्या बनेगी मैं आपको बता देता हूँ। जब भी किसी वस्तु को गर्म किया जाता है, किसी तापमान पे उसको गर्म किया जाता है, किसी ठोस वस्तु को गर्म किया जाएगा तो क्या होगा? वेरी गुड, आपको तो पता है क्या होगा। उसका तापमान बढ़ेगा, उस वस्तु का तापमान बढ़ेगा, वो तो हमें भी पता है। लेकिन और क्या होगा? तापमान बढ़ने के साथ साथ उसकी लंबाई में, उसके क्षेत्रफल में या उसके आयतन में वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी। या तो इन तीनों में बढ़ोतरी होगी या फिर एक न एक में जरूर में होगी। चाहे वो लंबाई में वृद्धि हो, चाहे वो क्षेत्रफल में हो, चाहे वह आयतन में, उसके क्षेत्रफल में, किसी में भी बढ़ोतरी होती है। उसी को क्या कहते हैं? प्रसार। उस वस्तु का प्रसार या एक्सपेंशन मतलब फैलाव। ठीक है, बढ़ना, बढ़ोतरी। तो हम इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? मैं आपको इसकी परिभाषा बता देता हूं पहले। जब किसी वस्तु को किसी तापमान पर गर्म किया जाता है, तापमान पर गर्म किया जाता है तो वस्तु के तापमान में वृद्धि होती है। वस्तु के तापमान बढ़ने के साथ साथ, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, बढ़ने के साथ साथ उस वस्तु की लंबाई, क्षेत्रफल या आयतन में बढ़ोतरी होती है, जिसे वेरी गुड क्या कहेंगे? प्रसार। उस वस्तु का प्रसार कहते हैं। एक्सपेंशन ऑफ थिंग, उस वस्तु का एक्सपेंशन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गई है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कोई भी वस्तु जो है उसको गर्म करेंगे हम, तो या तो वो लंबी हो जाएगी, लंबाई में हो जाएगी। अगर लंबाई में नहीं, अगर वो ऐसे इकट्ठी हुई है, उसकी लंबाई डिक्रीज हुई है, तो या उसका क्षेत्रफल है वो बदल जाएगा, उसका आयतन बदल जाएगा। कहने का मतलब तीनों में बदलाव आ जाएगा, बढ़ोतरी होगी। उस बढ़ोतरी को क्या कहते हैं? एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। ओके, अब हम बात करते हैं, अगर उसकी लंबाई में बढ़ोतरी होती है तो उसे क्या कहते हैं? जैसे यहाँ मैं लिखूंगा, वस्तु की लंबाई में जो बढ़ोतरी होगी, लंबाई में बढ़ोतरी होगी, उसे क्या कहेंगे हम? रेखीय या रेखीय प्रसार। ठीक है, क्षेत्रफल में होगी उसको हम क्या कहेंगे? क्षेत्रीय प्रसार। ठीक है, ये नाम याद रख लेना। क्षेत्रफल में होगी वो क्षेत्रीय है, और जो इसमें लंबाई में होगी वो रेखीय है। इसी तरह आयतन वाला जो है, अगर उसके आयतन में बढ़ोतरी हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे? घनीय, क्योंकि क्यूब में होता है ना, घन में होता है आयतन, तो घनीय प्रसार। तो ये आप याद कर लेना इनको अच्छी तरह से कि अगर लंबाई में बढ़ोतरी होती है तो रेखीय एक्सपेंशन, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? लीनियर एक्सपेंशन। ओके, इसको हम क्या कहेंगे? सरफेस एक्सपेंशन। एक्सपेंशन ऑफ सरफेस, इसको हम क्या कहेंगे, एक्सपेंशन ऑफ क्यूबिकल। ठीक है,
क्यूब में होता ना, तो 1 बाय 1 मैं अभी आपको तीनों कंप्लीटली बताऊंगा, इनके फार्मूले बताऊंगा कैसे ये सोल्व होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये कंप्लीट अच्छी तरह समझ में आ गया है। अब देखिए नेक्स्ट, सबसे पहले हम बात करते हैं हम रेखीय एक्सपेंशन की। तो यहाँ पे हम बात करेंगे रेखीय एक्सपेंशन, रेखीय प्रसार गुणांक, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे हम, इंग्लिश में इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ओके, ये अंग्रेजी का नाम है, ये हिंदी का है। लीनियर का मतलब हो गया रेखीय, एक्सपेंशन का मतलब हो गया प्रसार, गुणांक जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट या स्थिरांक, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो ये क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होगी, इसका सूत्र क्या होगा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। किसी वस्तु के एकांक लंबाई के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सेंटीग्रेड है, सेंटीग्रेड बढ़ाने पर जो उसकी लंबाई में परिवर्तन होगा, जो उसकी लंबाई में बढ़ोतरी होगी, ये लिखो आप, बढ़ोतरी ही होगी, उसकी लंबाई में बढ़ोतरी होती है या होगी, उसे कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। समझ में आई बात? दोबारा देखिए, किसी वस्तु की एकांक लंबाई के तापमान को अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे बढ़ाया जाता है, उस तापमान को बढ़ाएंगे, तो हमने भी बढ़ाया, जब तापमान बढ़ाएंगे तो उस वस्तु जो है उसकी लंबाई में क्या आएगा, बढ़ोतरी आएगी, वृद्धि आएगी, एक्सपेंशन होगी। ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पे आप ये समझ रहे हो एकांक क्या है, तो 1 सेंटीमीटर की बात कर रहा है, अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करा तो 1 सेंटीमीटर, यानी कोई भी वस्तु है वो 1 सेंटीमीटर लंबी है, उसको अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पे बढ़ा के हम गर्म करेंगे तो वह 1 सेंटीमीटर की न रह के 1.1 सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर या 1.3 सेंटीमीटर इस तरह बढ़ जाएगी। तो ये जो बढ़ोतरी हो रही है इधर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, वही इसका क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। ओके, उम्मीद करता हूँ अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब हम इसके फार्मूले की बात करते हैं। तो इसके फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको क्या लिखेंगे, देखिए, माना वस्तु की लंबाई, शुरू में वस्तु की लंबाई हमने क्या मानी है, वो है L1। ठीक है, और जब वस्तु की लंबाई बढ़ गई है, बढ़ोतरी हो गई है, जब तापमान होने के बाद क्या है, बढ़ोतरी हो गई है। ठीक है, तो उस समय क्या है, लंबाई बढ़ोतरी हुई लंबाई लिख दो आप, बढ़ोतरी हुई लंबाई बढ़ने पे क्या होगी, वो L2। इसी तरह क्या है, जो एक्चुअल में जो तापमान था रियल में, वो इस पे क्या था, T1, यहाँ पे क्या था, छोटा t लिख लो, T1, यहाँ पे क्या था, T2। जब T1 तापमान था तब उसकी लंबाई क्या थी, L1। जब तापमान को हम बढ़ा दिया, हमने T2 कर दिया, तो उसकी लंबाई की क्या हो गई, उसकी लंबाई भी बढ़ गई, L2 हो गई। यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब अगर हम बात करें कि लंबाई में कितनी वृद्धि हुई, लंबाई में वृद्धि या कितनी वृद्धि हुई, कितनी हुई है, कैसे निकालोगे आप, जो दूसरी आई है L2 माइनस L1। वेरी गुड। इसी तरह तापमान में वृद्धि क्या हो गई, सेम एज इट इज एज, तापमान में वृद्धि क्या हो गई, T2 माइनस T1। अगर छोटा t है तो t ये लिख लो, वो आपकी मर्जी है, T2 माइनस T1। यहाँ तक समझ में आ गई बात।
कि वस्तु की ओरिजिनल लंबाई L1 थी, उस समय तापमान T1 था। जैसे तापमान T2 बढ़ा उसकी लंबाई भी L2 बढ़ गई है। हमें बढ़ोतरी देखनी है, तापमान में कितनी बढ़ोतरी हुई, लंबाई में कितनी बढ़ोतरी हुई। तो हम इसमें से ये घटाएंगे तो ये आ गई, इसमें से ये घटाएंगे तो ये आ गई। क्लियर। अब हम बात करते हैं कोएफिशिएंट। अब हम बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर इक्वेशन की। हमें कोएफिशिएंट चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो लंबाई में वृद्धि हुई है, लंबाई में वृद्धि वह समानुपाती होता है किसके, जो तापमान में वृद्धि है और जो वास्तविक लंबाई है उसके। तो वास्तविक लंबाई और तापमान में वृद्धि, इन दोनों के गुणा के। ठीक है। तो यहाँ पे लंबाई में वृद्धि क्या देखिए, L2 माइनस L1 समानुपाती होगा, वास्तविक लंबाई क्या है L1, तापमान में वृद्धि क्या है T2 माइनस T1। क्लियर, यह समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, ये समानुपाती है, इसको हमें बराबर में लिखना है। तो L2 माइनस L1 बराबर में है L1 T2 माइनस T1, ये एज इट इज एज रहेगा, ऐसे कैसे रहेगा। लेकिन समानुपाती से जब हम इक्वल लिखेंगे तो यहाँ पे एक स्थिरांक आ जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा। क्या बोलेंगे हम इसको, अल्फा। ठीक है, यही क्या होता है, कोएफिशिएंट होता है या फिर स्थिरांक होता है या फिर गुणांक होता है, इसी को बोलते हैं। हमें यही निकालना है। तो ये निकालना है, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है यहाँ गुणा में, इधर आके किस में आ जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी। तो L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाई L1 T2 माइनस T1, बस यही आ गया आपका उत्तर। क्लियर। तो ऐसे हम कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। एक्चुअल में कोएफिशिएंट किसके इक्वल होगा यहाँ पे, अब देखिए ये क्या है, लंबाई में वृद्धि। तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो, लंबाई में वृद्धि बटे में तापमान में वृद्धि गुणा में वास्तविक लंबाई, वास्तविक लंबाई गुणा में तापमान में वृद्धि। ठीक है, क्लियर। अब एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा मैं ये क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। एक चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इसकी इकाई क्या होगी, जो कोएफिशिएंट है इसकी इकाई क्या होगी, इसकी कोएफिशिएंट की इकाई, इसकी यूनिट क्या है। ध्यान से देखिए, यहाँ जो लंबाई में वृद्धि हुई है, यहाँ जो वास्तविक लंबाई है, इनकी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी, कट जाएगी। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में कट जाएगी, मीटर तो मीटर में, जिसमें भी है। क्या बच गया, तापमान बच गया, वो भी किस में, डिवाइड में बच गया। तो क्या आई इसकी इकाई, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। वेरी गुड, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसकी इकाई होती है, या फिर डिग्री सेंटीग्रेड की -1, क्योंकि ये डिवाइड में हम ऊपर लेके जाएंगे तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस में आ जाएगी। तो दोनों ही सही है, जो आप लिखना चाहो लिख देना, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेंटीग्रेड -1। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया, थोड़ा सा प्ले बैक करके आप इसको अच्छी तरह समझ लेना। कुछ भी नहीं था, लंबाई में वृद्धि है वह जो समानुपाती होगा ओरिजिनल लंबाई और तापमान में वृद्धि के, बस वहाँ से वैल्यू पुट करके आप अल्फा निकाल लो, जो कि रेखीय प्रसार गुणांक है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, चलो पूरा हिसाब कर देता हूँ इसको। अब हम बात करेंगे क्षेत्रफल की और आयतन की, दोनों एक में बता देता हूँ, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आएगा, देखिए इसमें भी सेम वही चीज़ है। S1 क्या हो गया, वास्तविक क्षेत्रफल यानी सरफेस, T1 हो गया तापमान 1। जब तापमान 2 बढ़ाएंगे इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर क्या आ जाएगा, S2 माइनस S1 यानी सरफेस 1 माइनस सरफेस 2। तापमान में वृद्धि क्या हो जाएगी, तापमान में वृद्धि बराबर क्या हो गया, T2 माइनस T1। सेम वही चीज़ है, वही फार्मूला है।
क्षेत्रफल में वृद्धि S2 माइनस S1 समानुपाती होगा जो तापमान में वृद्धि है और जो वास्तविक सरफेस है उसके। इसको हटाएंगे हम, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बराबर का निशान। लेकिन जब इसको हटाएंगे हम, बराबर तो आ जाएगा समानुपाती से, लेकिन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बीटा। क्या लिखेंगे, बीटा। बाकी एज इट इज एज है। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आ गया, बीटा इज इक्वल टू S2 माइनस S1 डिवाइड बाई, ये डिवाइड में आ जाएगा, T2 माइनस T1 और S1। ठीक है, तो इसकी जो इकाई आएगी वो इसकी इकाई से कैंसिल हो जाएगी, सरफेस की सरफेस से। इसकी भी इकाई क्या बच जाएगी, बीटा की इकाई भी क्या आ जाएगी, आपको पता ही है जो पिछले की आई थी, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी इकाई आ जाएगी। तो ये होता है कोफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन। ठीक है, जिसको हम बीटा से डिनोट करते हैं। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। सेम देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दो बस आप। सरफेस की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, क्यूबिकल। यहाँ क्या आ जाएगा, घनीय। यहाँ आ जाएगा क्यूबिकल। इसमें भी वही चीज़ है, बस क्यूब है तो इसमें हम आयतन लिखेंगे। क्षेत्रफल की जगह क्या लिखेंगे, आयतन। जो वास्तविक आयतन है वो V1 है, जो तापमान है पहले वो T1 है, तापमान बढ़िया T2, आयतन चेंज हो गया जो वह V2 है। तो आयतन में वृद्धि आयतन में वृद्धि क्या आ गई, V2 माइनस V1। तापमान में क्या आ गई, वृद्धि सेम वही है, T2 माइनस T1। ठीक है, इसका भी फार्मूला क्या आएगा, सेम वही हो जाएगा, V2 माइनस V1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तापमान में जो बदलाव है, जो बढ़ोतरी हुई है, इनटू में जो ओरिजिनल वॉल्यूम है। V का मतलब वॉल्यूम यानी आयतन। यहाँ से हम इसको इक्वल कर लेंगे। इक्वल करेंगे तो यहाँ अल्फा बीटा और यहाँ क्या आ जाएगा, गामा आ जाएगा। इसको हम गामा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो गामा इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, गामा इज इक्वल टू आ गया V2 माइनस V1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1 इंटू में V1। तो यह भी क्या आ जाएगा, V से भी कैंसिल हो जाएगा। जब इसकी इकाई आएगी तो इसकी इकाई भी क्या आ गई, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड ही होती है। तो ये था घनीय प्रसार गुणांक। तीनों प्रसार गुणांक मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरह समझ में आए हैं। तो इनको रिपीट करना है तो आप प्ले बैक करके देख लेना, बहुत ही ईजी है। इसका फार्मूला क्या हो गया, आयतन में वृद्धि बटे में तापमान में वृद्धि गुणा में ओरिजिनल आयतन। ठीक है, वास्तविक आयतन। तो ये थे तीनों ही एक्सपेंशन जो हैं उनके बारे में। अब हम बात करते हैं ऊष्मा का विद्युत से संबंध। ठीक है, जिसमें हम हीट लॉस कहते हैं, रिलेशन विद इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, रिलेशन बिटवीन हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है, जब भी किसी चालक में से विद्युत धारा गुजरती है, जब भी किसी चालक में से विद्युत करंट या विद्युत धारा गुजरती है, उस समय उस चालक में हीट पैदा होती है, ऊष्मा पैदा होती है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ये किसका नियम है, जूल का नियम। जूल के नियम के अनुसार जूल ने यह बताया था कि विद्युत चालक लिखो, विद्युत चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उसमें ऊष्मा पैदा होती है। ठीक है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो वह किसके इक्वल होगी वो हमें बतानी है। तो हीट जो होती है H, वो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी या इक्वल होगी, आप जो भी करोगे वो इक्वल होगी किसकी होगी, I²RT, इसके इक्वल होगी। इसी को हम क्या कहते हैं, हीट लॉस भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये लॉस हो रही है, ऊष्मा बन के ये हीट लॉस हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे H क्या हो गया, ऊष्मा यानी हीट, I क्या होगी, करंट। ठीक है, R क्या हो गया, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, और T क्या हो गया, समय यानी टाइम। और यहाँ पे हीट की इकाई क्या हो जाएगी,
जूल। ये किस में होता है? जूल में होता है। तो यही होता है हीट जो है लॉस का फार्मूला I²RT। जब किसी करंट जाएगा किसी चालक में से तो ये बनेगा I²RT बन के वह उसमें हीट जो है लॉस हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू सो मच।